गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो दीपिका, दिल्ली का मौसम तो इतना खुशनुमा हो चुका है, इतना सुहाना हो चुका है, बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ऐसे मौसम में आपके लिए लेकर हम आए हैं खबरों का फुल डोज। जी हाँ, देश और दुनिया की हर खबर आप तक 1 घंटे के अंदर पहुंचाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस हिट खबरों के सुपर हिट बुलेटिन में हर वो खबर आपको हम बताएंगे जो कल हुआ है और जो आज होने वाला है। राजनीतिक हो, खेल की खबरें हो या फिर हो मनोरंजन की खबरें, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। और शुरुआत हम एक बहुत बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो है कर्नाटक चुनाव को लेकर के। कर्नाटक के सीएम को लेकर के जो खींचतान कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही थी, वो एक तरीके से आज खत्म हो चुकी है। सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये फाइनल मुहर लग चुकी है। डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम होंगे। 20 मई को सिद्धारमैया और डीके शपथ भी लेने वाले हैं। आज बेंगलुरु जा सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। डीके शिव कुमार ने शाम 7 बजे सीएलपी की एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिस पर नजर टिकी हुई है। तो बड़ी खबर, कर्नाटक सीएम पद पर खींचतान खत्म हो गई है और सिद्धारमैया आप कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो सीएम पद की कुर्सी को लेकर जो घमासान मचा था उसे सुलझा लिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सीएम पद की कुर्सी को लेकर छिड़ी लड़ाई को सुलझा पाना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से बातचीत जारी रखी, जिसका परिणाम अब सामने दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक सीएम पद की कुर्सी को लेकर दो नेताओं के बीच मचे हाई तौबा को कांग्रेस ने सुलझा लिया है। नए फॉर्मूले के तहत कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर और अनुभवी नेता सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले सीएम होंगे, जबकि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 20 मई को सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार शपथ लेंगे। वहीं इस ओथ सेरेमनी में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे आज बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो पार्टी के सभी विधायकों से मुलाकात के बाद औपचारिक तौर पर कर्नाटक के अगले सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी कुर्सी के लिए जारी संग्राम को खत्म करने के संकेत देते हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने का ऐलान किया है। ये बैठक बेंगलुरु में शाम 7 बजे होगी। इससे पहले सीएम पद को लेकर कर्नाटक में जो संग्राम छिड़ा, उस जंग का दूसरा अध्याय दिल्ली में भी जारी रहा। कुर्सी के लिए पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बीच मची खींचतान के बीच खबर ये भी आई कि डीके शिव कुमार सीएम पद से कम पर मानने को तैयार नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सुलझाकर कर्नाटक से दिल्ली तक अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। तो ये तो कांग्रेस खेमे की हलचल। चलिए बात करते हैं बीजेपी की। कर्नाटक चुनाव में मिली हार से उबरते हुए अब बीजेपी दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, जिसको लेकर के बीजेपी ने कमर भी कस ली है। पार्टी ये जानती है कि ये चुनाव कितना अहम है, जिसे शिंदे फडणवीस सरकार के लिए दिशा और दशा एक तरीके से तय करेगी। महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुट गई है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जेपी नड्डा के दौरे से कार्यकर्ताओं का जोश आई है। हजारों पार्टी वर्कर्स बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि महाराष्ट्र में जल्द ही नगर पालिका के चुनाव हैं, जिसे लेकर जेपी नड्डा खास तैयारी कर दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इसी सिलसिले में जेपी नड्डा आज पुणे जाएंगे, जहां वो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे और 1200 पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। अपने भाषण में जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को नगर पालिका चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इस बैठक में डिप्टी सीएम फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी शामिल होंगे। इससे पहले कल देर शाम बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और राज्य के मुद्दों पर चर्चा की। दूसरी ओर शिवसेना उद्धव के प्रवक्ता संजय राउत ने जेपी नड्डा के महाराष्ट्र दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि नड्डा जहां भी जाते हैं वहां बीजेपी हार जाती है। तो मुझे लगता है श्वेता, ये बात हर कोई अब जानता है कि चुनाव बड़ा हो या फिर छोटा या फिर नगर पालिका का ही क्यों ना हो, बीजेपी हर चुनाव को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है। और यही वजह है कि आज बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, वो आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। दूसरी तरफ नासिक की अगर बात करें, त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दूसरे समुदाय के युवकों ने जिस तरीके से जबरन घुसने की कोशिश की थी, अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा दीपिका, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल अब ये कह रहे हैं कि ये तो चादर चढ़ाने की जो परंपरा है वो 100 साल पुरानी है, 100 साल से ऐसा होता आया है, लेकिन इस बार मामले को तूल दिया जा रहा है। और वहीं पुलिस की बात करें तो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हरी चादर चढ़ाने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले के एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं पुलिस आज फिर आरोपियों से पूछताछ करेगी। 13 मई को मंदिर में चादर चढ़ाने का वीडियो जब वायरल हुआ तो हंगामा मच गया, धर्म की लड़ाई शुरू हो गई। वहीं नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में घुसने का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 10 से 15 लोगों की भीड़ मंदिर के बाहर पहुंचती है। उन लोगों में से एक के हाथ में चढ़ाने के लिए चादर और फूल दिखाई दे रहे हैं। दूसरे समुदाय के लोग मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। जबकि मंदिर की दीवार पर मंदिर में गैर हिंदुओं के एंट्री बैन होने की बात लिखी हुई है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हरी चादर चढ़ाने के बाद से धर्म युद्ध जारी है। हिंदू समुदाय इसे सोची समझे साजिश बता रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय इसे पुरानी रवायत बता रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, तो ये 2 या 3 जन जाकर वहाँ पे खाली धुनी दिखाते, लोबान दिखाते और वहाँ से वापस गेट से वापसी हो जाते। 13 मई को जिन लोगों ने मंदिर में घुसकर चादर चढ़ाने की कोशिश की, सीसीटीवी सामने आने के बाद उन 4 आरोपियों की पहचान हो गई है। इन आरोपियों में अकील यूसुफ सैयद, सलमान अकील सैयद, मतीन राजू सैयद और सलीम बख्शो सैयद शामिल हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 13 मई को जो हुआ, उसके बाद मंदिर के शुद्धिकरण के लिए हिंदू संगठन इकट्ठा हुए। भगवान महादेव के जयकारों के नारे के साथ मंदिर के गेट से शुद्धिकरण शुरू हुआ। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह और पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में क्योंकि ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दीपिका, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसीलिए जब दूसरे समुदाय के युवकों ने इसमें घुसने की कोशिश की, ये मामला गर्मा गया है। और इसको देखते हुए अलीगढ़ के भी एक प्रसिद्ध मंदिर के महंत ने हिंदुओं के लिए खासतौर पर स्पेशल ड्रेस कोड भी लागू करवा दिया है। जी हाँ, पूरी खबर आपको बता दें। दरअसल अलीगढ़ में जो बहुत ही पुराना ऐतिहासिक हनुमान मंदिर है, वहाँ पर अब उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी, उन्हीं की एंट्री होगी जिन्होंने सभ्य कपड़े, शालीन तरीके के कपड़े पहने होंगे। क्या गाइडलाइंस वहाँ पर की गई है, एंट्रेंस पे क्या लिखा गया है, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई घटना के बाद अब अलीगढ़ के हजारों साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, हिंदू भक्तों के लिए भी ड्रेस कोड जारी किया गया है। मंदिर में छोटे कपड़े और कटी फटी जींस पहनकर आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। एक तो मुस्लिमों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है मंदिरों में, क्योंकि किसी भी देवालय में मुझे नहीं लगता कोई भी मुस्लिम पूजा करने जाएगा। जब पूजा करने जाना नहीं है तो फिर आना ही क्यों है? क्या चोरी करनी है या कुछ गलत हरकत करनी है? इस तरह का कार्यक्रम है, उस तरह के कपड़े पहनते हैं। जब हम ईश्वर, सरस्वती माँ, ईश्वर से मिलने जा रहे हैं तो क्यों ना ऐसे कपड़े पहन के जाएं जो कि भगवान को प्रिय हैं। ऐसे कपड़े ना हो जो हमारी संस्कृति और संस्कारों के विपरीत हों। मंदिर के महंत की तरफ से बाकायदा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए मंदिर के बाहर पर्चे भी लगा दिए गए हैं। मंदिर आने वाले लोग इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। ये पोस्टर अच्छे लगाए हैं, इस पर हम लोगों को, हिंदुओं को इस चीज़ का स्मरण करना चाहिए कि हम सही ढंग के कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। ये कटे फटे चलने फैशन में वो कपड़े अच्छे नहीं है, वो आप बाजार में पहनिए, कहीं पहनिए। बता दें कि हनुमान जी का ऐतिहासिक मंदिर हजारों साल पुराना है। इस मंदिर में हनुमान जी को गिलहरी के रूप में पूजा जाता है।
और चलती बुलेटिन में बात करते हैं बाबा बागेश्वर की, जिनका पटना दौरा जो है वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन जितने दिन वो पटना में रहे लाखों की संख्या में श्रद्धालु उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए उनके दरबार में पहुंचते रहे। हालांकि कुछ व्यवस्था में कमी भी वहां पर नजर आई, जिसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर के भी अब बातें हो रही हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि बिहार के पुलिस महानिदेशक ने खुद बाबा बागेश्वर को Z+ सुरक्षा देने की मांग की है। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सनातन की बात करने वाले, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। हाल ही में उनका पटना दौरा खत्म हुआ है। बाबा के दौरे के बाद जिस तरह का माहौल बना है, उसने एक बार फिर इस ओर इशारा किया है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस बात की चिंता खुद बिहार पुलिस के महानिदेशक ने जताई है। बिहार पुलिस के महानिदेशक और नागरिक सुरक्षा कमिश्नर अरविंद पांडे ने ट्वीट किया है कि Z+ सिक्योरिटी की इस देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता श्री बागेश्वर धाम सरकार के आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को है। बाबा का जब दरबार लगता है तो उसमें हजारों की भीड़ उमड़ती है। पटना के नौबतपुर में भी उनके दर्शन करने, कथा सुनने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भक्तों की लाइन लग गई। बाबा के दौरे को लेकर बयानबाजी भी खूब हुई थी। पटना में रामकथा करने को लेकर विरोध भी हुआ था। इसके बाद बाबा की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। अब खुद बिहार पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को Z+ की सुरक्षा मिलनी चाहिए। कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। तो देश की खबरें लगातार हम दीपिका अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ चल रहा है? जी हाँ, दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2 मिनट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 45 छात्रों को ले जा रही एक स्कूल बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 7 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। सभी बच्चों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे एक एथलेटिक्स इवेंट से स्कूल जा रहे थे। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। आरोपी ट्रक ड्राइवर से पूछताछ जारी है। भीषण आग की तस्वीरें कनाडा की हैं। बीते कई दिनों से यहाँ के जंगलों में आग धधक रही है। कई हेक्टेयर इलाका जलकर खाक हो गया है। आग की तेज लपटें आसमान छूने पर आमादा है। इसका धुआं अमेरिका तक पहुंच चुका है, जिससे बॉर्डर पर रह रहे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं कनाडा में 20,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में चले गए हैं। अमेरिका के पोर्टलैंड से भी भीषण आग का वीडियो सामने आया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग को आग ने लपटों में ले लिया। काले धुएं का घना गुब्बार पूरे आसमान में फैल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किस वजह से लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। भारी बारिश और जलभराव की तस्वीरें क्रोएशिया की हैं, जहां बारिश के पानी ने पूरे इलाके को डुबो दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घरों की पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। लोगों को बचाने के लिए डिजास्टर टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सेना को भी बचाव अभियान में लगाया गया है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने राजधानी कीव में हवाई हमला किया है और रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से कीव पर हमले का आरोप लगाया है, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं इमरान खान की, जिन्हें अदालत से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन उनकी टेंशन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से इमरान खान को उनकी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। दरअसल लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आसपास के घरों की बिजली काट दी गई है। इंटरनेट सेवा भी वहां पर बंद है। तो सवाल ऐसे में ये है कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में आज कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान में एक बार फिर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। सेना और पीटीआई समर्थक आमने सामने हैं, जबकि पूर्व पीएम इमरान खान पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अगले चंद घंटे इमरान खान के लिए बेहद भारी हैं। इस बार पंजाब प्रांत की सरकार ने नियाजी खान पर 30 से 40 आतंकियों को अपने घर में छिपाए रखने का आरोप लगाया है। आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले
30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त जमान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं। इसी सूचना के बाद लाहौर पुलिस के जवानों ने इमरान खान के घर को चारों तरफ से घेर लिया है। हर तरफ पुलिस की मौजूदगी के बीच पुलिस ने पूर्व पीएम नियाजी खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए इन सभी दहशतगर्दों को सौंपने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की घेराबंदी के बाद इमरान खान और आसपास के घरों की बिजली काट दी गई। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए हैं कि इस बार इमरान के साथ कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि आतंकियों के घर में छिपे होने के आरोप के बाद इमरान खान ने मीडिया कर्मियों को इनवाइट किया और घर के अंदर की रिपोर्टिंग कराई। नाज़रीन, मैं इस टाइम ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हूँ। मीडिया को इनवाइट किया गया कि आके आप लोग देख लें कि भाईजान यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन से दहशतगर्द है यहाँ पे। भाईजान, यहाँ पे है कोई दहशतगर्द अभी तक नजर आया आपको कोई? जी, आप लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे होते हैं, आप हमसे बेहतर बता सकते हैं ना थोड़ा। आप देख रहे हैं, आप हमसे चलें। जब जब पाकिस्तान में सेना और सियासी दलों के बीच टकराव हुआ, उसका हश्र क्या हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में कयास तो इस बात के भी लग रहे हैं कि पाक आर्मी ने इमरान का डेथ वारंट इशू कर दिया है। आर्मी और इमरान के बीच छिड़ी जंग में पीटीआई नेता लोगों को भड़का रहे हैं। इमरान समर्थक सड़कों पर बवाल काट रहे हैं। पाकिस्तान जल रहा है, जबकि पाक आर्मी इमरान से बदले की आग में जल रही है। ऐसे में पाक आर्मी इमरान को अलग थलग करने के लिए पीटीआई में फूट डाल रही है। आशंका है कि इमरान सरकार में सूचना मंत्री रहे फवाद चौधरी समेत कई बड़े पीटीआई नेता पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से आए हिंदुओं का आशियाना उजाड़ दिया गया है। डीएम के आदेश पर उनके घरों को जमींदोज कर दिया गया और दलील ये दी गई है कि अतिक्रमण के तहत इसे हटाया गया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सब कुछ किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में है। पाकिस्तान से आए इन हिंदू परिवारों ने भारत में शरण ली थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन का बुलडोजर चला और ये परिवार अब बेघर हैं। मामला राजस्थान के जैसलमेर का है। ये लोग इस भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। बीजेपी का कहना है कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की नीति के चलते ये सब कर रही है। के अंदर और कुछ देश के अंदर ऐसी सरकारें हैं जो रोहिंग्या होए, बांग्लादेशी मुसलमान होए, उनके लिए तो लाल कारपेट बिछा देती हैं। उनके लिए उनके आधार कार्ड वगैरह वगैरह सब तुरंत तैयार हो जाते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर ही पाकिस्तान से सताए हुए जो हिंदू यहां आ रहे हैं उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये किस तरह की सरकार है राजस्थान के अंदर? जैसलमेर के अमरसागर इलाके में कई साल से पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार रह रहे थे। ये हिंदू परिवार लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए थे। पाकिस्तान से आए इन विस्थापित हिंदुओं ने यूआईटी यानी अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन पर कुछ कच्चे मकान बना रखे थे, ये कहा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ कई बस्तियां बन गई। जैसलमेर प्रशासन पर आरोप ये लग रहा है कि किसी तरह के पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं था। वहीं अब इस मामले पर राजनीति तेज होती जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं कश्मीर की खबर की, जहां पर श्रीनगर में जो खूबसूरत और बहुत मशहूर डल झील है, वहां पर शिकारा और दूसरी बोट्स भी अब नजर आने लगी हैं उसके साथ साथ। और इसीलिए वहां मरीन कमांडोज की तैनाती कर दी गई है। क्यों करनी पड़ी है मरीन कमांडोज की तैनाती, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर की डल झील की हैं। आजकल घाटी में सैलानियों की भरमार है, इसलिए झील में शिकारे भी खूब दिख रहे हैं। लेकिन डल झील में ये मोटर बोट भी आजकल तैनात की गई है, जिसमें कमांडो गन के साथ बैठे हैं। मरीन कमांडो को लेकर ये बोट आजकल झील में गश्त कर रही है। लेकिन मरीन कमांडो की तैनाती क्यों की गई है, ये भी आपको बताते हैं। भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है और G20 की एक अहम बैठक श्रीनगर में भी होनी है। इसके चलते पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है।
G20 के पर्यटन कार्य समूह का 3 दिन का सम्मेलन 22 से 24 मई तक श्रीनगर में होगा। डल झील और उसके किनारे मौजूद शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर G20 सम्मेलन में भाग लेने आ रहे देशी विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है और जो कोई भी इस दौरान रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा उसके लिए ये मरीन कमांडो मौजूद हैं। श्रीनगर पूरी तरीके से तैयार है G20 की होने वाली मीटिंग को लेकर के और आम जनता को भी ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि वो किसी तरह की अफवाह में बिल्कुल ना आए और G20 मीटिंग के दौरान कोई भी इस तरीके की दिक्कत ना आए। इसको लेकर के जो डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी बुलाई है। G20 को लेकर जम्मू कश्मीर में सीमा से लेकर शहरों तक अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा की गई कि किस तरह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी ताकि G20 के दौरान किसी भी तरह की चूक ना हो। जनता को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। कुछ संदिग्ध ISD नंबरों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अनजान नंबर से आने वाली फोन कॉल से बचें। अफवाहों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की दिक्कत हो तो साइबर सेल या पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। ऐसी खबरें आई थी कि कुछ लोग G20 को लेकर गलत सूचनाएं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तैयारी कर ली है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता देते हैं, जिसमें कर्नाटक सीएम पद पर खींचतान अब एक तरीके से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की जो टेंशन बनी हुई थी कर्नाटक को लेकर के कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अब उस पर फाइनल मुहर लग चुकी है। फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। DK शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम बनेंगे। कर्नाटक में पावर शेयरिंग पर भी फॉर्मूला एक तरीके से तय हो चुका है। पहले 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे। सूत्रों के हवाले से दरअसल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अगले 2.5 साल DK शिव कुमार सीएम रहेंगे। तो 2.5 साल का फॉर्मूला बताया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं के बीच दावेदारी जो थी कड़ी टक्कर थी, लेकिन बीच में अब जो फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है वो 2.5 साल का पता चल रहा है। और आज सुबह 10 बजे इसका ऐलान भी किया जा सकता है, यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन सूत्रों के हवाले से मिल रही है। 20 मई को सिद्धारमैया और DK शिव कुमार जो है वो शपथ लेंगे। DK शिव कुमार ने शाम 7 बजे CLP की एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें हो सकता है कि ये बड़ा फैसला लिया जा सके और 10 बजे तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाए। तो इस बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के भरतपुर की, जहां पर एक इमारत गिर गई है जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। फिलहाल वहां पर क्या हालात है, इस रिपोर्ट में। इमारत का हिस्सा गिरा और त्राहिमाम मच गया। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत थी जिसका एक हिस्सा गिर गया। खबरों के मुताबिक इमारत का लिंटर नीचे गिरने से यह हादसा हुआ। मलबे में कई मजदूर दब गए। रेस्क्यू के लिए JCB मशीन को लगाया गया। रेस्क्यू टीम की मदद के लिए स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद थे। जो लोग मलबे में फंसे थे उनमें से ज्यादातर मजदूर थे। अब तक जानकारी के मुताबिक 6 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि एक की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मलबे को हटाया जा रहा है। कहीं कोई और भी ना इसमें फंसा हो, इसकी जांच की जा रही है। तो देखिए, तमाम राजनीतिक खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं, देश और दुनिया की खबरें बता रहे हैं, लेकिन अब रुक करेंगे कुछ ट्रेंडिंग वीडियोस का। आपको दिखाते हैं कैसे गर्मी से बचने के लिए एक शख्स ने अनोखा तरीका निकाला है। सिर्फ 2 मिनट में हमारे सेगमेंट देख लीजिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से धूम मचा रहा है। दरअसल इस वीडियो में ये शख्स ऐसी कार चला रहा है जिसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो सिर्फ इसलिए देखता ही रह गया क्योंकि ये शख्स जूते के डिजाइन में बनी कार ड्राइव कर रहा है। लोगों ने इसे पहले तो शूज समझा, लेकिन जब ध्यान से लोगों ने इस वीडियो को देखा तो दंग रह गए। दूल्हे राजा के गुस्सा होने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं स्टेज पर खड़े दूल्हे दुल्हन के जश्न में दोस्तों ने जब मजाक किया तब दूल्हे राजा अचानक से भड़क गए। दूल्हे राजा इतने पर ही नहीं रुके,
अपना हाथ सिर के पास ले जाते हैं और मन ही मन दोस्तों पर गुस्सा दिखाते नजर आते हैं। हालांकि इस वीडियो को जिसने भी देखा खुद को ठहाके लगाने से नहीं रोक सका। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखिए, आप लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल एक युवक चोटी के सहारे अनोखे अंदाज में सिर हिलाकर गर्मी भगा रहा है। तपती गर्मी से बचने के जुगाड़ का ये वीडियो जिसने भी देखा शख्स का मुरीद हो गया। हालांकि यूजर्स इस वीडियो पर जमकर चटकारे ले रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग गर्मी भगाने के जुगाड़ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं सांपों की प्रजाति कोबरा के घर में एक शख्स घुसता है। यहाँ सांपों का बहुत सारा झुंड रहता है। तभी कोबरा शख्स को डसना चाहता है, जिसके बाद इस शख्स को गुस्सा आ जाता है। शख्स अपने हाथ से सांप के फन पर प्रहार करता है और सांप शांत हो जाता है। शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। कहावत आपने सुनी है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर, लेकिन इस वीडियो ने इस कहावत को झुठला दिया है। तेंदुए ने एक मगरमच्छ का शिकार किया है, वो भी पानी में जाकर। दरअसल तेंदुए को प्यास लगी थी और पानी पीने के लिए यहाँ पहुँच गया था, लेकिन मगरमच्छ ने इस पर झपट्टा मार दिया। तभी तेंदुए ने फुर्ती से अपने जबड़े में मगरमच्छ को पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे टॉप 5 वीडियोस के बाद चलिए बात करते हैं उस सौगात की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा वासियों को देने वाले हैं। जी आज 82,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज प्रधानमंत्री ओडिशा पहुंच रहे हैं। और क्या कुछ खास आज वहां की जनता के लिए पीएम मोदी लेकर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नए भारत की शान, तूफानी जैसी रफ्तार। हम बात कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की, देश में जिसका नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसी कड़ी में एक और राज्य को वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा को वंदे भारत ट्रेन का तोहफा देने जा रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1 बजे वर्चुअली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ओडिशा में 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिसमें कटक और पुरी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी शामिल है। समारोह के दौरान पीएम मोदी ओडिशा में रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण और संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम भले ही वर्चुअली तय किया गया हो, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ओडिशा पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देर रात पुरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। हावड़ा पुरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन 20 मई को हावड़ा से पुरी के बीच शुरू होगा। ये ट्रेन गुरुवार छोड़ हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ट्रेन सुबह 6:10 पर हावड़ा से खुलकर करीब 500 किलोमीटर की दूरी तय कर दोपहर 12:35 पर पुरी पहुंचेगी। और चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन शीश महल की। जी हाँ, जनता के टैक्स के पैसे का किस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक शीश महल खड़ा किया, जिसको लेकर के अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। और इसके अलावा जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे थे, उनके दफ्तर में उनके फाइलों से छेड़छाड़ भी की गई। अब जरा सोचिए इसके पीछे आखिर कौन हो सकता है। ऑपरेशन शीश महल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले से जुड़ी फाइलों की जांच कर रहे दिल्ली के विजिलेंस स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर ने दावा किया है कि उनके ऑफिस की जासूसी की गई है। राजशेखर ने इस मामले में विजिलेंस सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है। शीश महल की जांच से हटाए गए विजिलेंस अधिकारी राजशेखर ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। राजशेखर का आरोप है कि दिल्ली सचिवालय के रूम नंबर 403 में जासूसी की कोशिश की गई। इसी रूम में विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी का ऑफिस है। शिकायत के मुताबिक 15 मई को रात 9:14 पर विजिलेंस डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर बुनियाद सिंह का फोन आया और उस कमरे को खोलने के लिए कहा गया। उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़ी कई फाइलों के गायब होने की आशंका जताई है। राजशेखर ने कहा कि रूम नंबर 403 में 76 फाइलें रखी हैं। इन फाइलों में शीश महल की जांच से जुड़ी फाइलें भी मौजूद हैं, जिनमें सीएम केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन पर हुए खर्च और टेंडर से जुड़ी तमाम जानकारियां मौजूद हैं। राजशेखर शीश महल केस की जांच कर रहे थे। उन्हें 13 मई को विजिलेंस मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पद से हटाने का आदेश दिया था।
वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर राजशेखर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो मामले थे उसमें उन्हें सब में क्लीन चिट मिल चुकी है। बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत ने अपने ऑपरेशन शीश महल में दिखाया था कि कैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर रेनोवेशन के नाम पर बेहिसाब खर्चा किया गया है, कैसे रेनोवेशन के नाम पर नया बंगला खड़ा कर दिया गया। इस मामले का खुलासा होने के बाद केजरीवाल सरकार की जमकर आलोचना हो रही है और मामले की जांच भी चल रही है। मुंबई में द केरला स्टोरी की पूरी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह उन 26 लड़कियों को मीडिया के सामने लाए जो केरल से हैं और लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण के शिकार रह चुकी हैं। मीडिया के सामने आकर इन लड़कियों ने अपनी आप बीती सुनाई। Started to share videos of Zakir Naik and MM Akbar and all. This videos of those people made me actually radicalized. I was radicalized to that ideology. I was keep on studying this ideology, and slowly I became a anti-Hindu, and I must say that not only anti-Hindu, I became anti-human. My father and mother came to me and fell into my feet and said that please don't go away. If you go away, we will commit suicide. I told to them, anyway, you are going to die as kafirs. टाइम्स नाउ नव भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने फिल्म की टीम से बात की। फिल्म प्रोड्यूसर विपुल शाह ने इन लड़कियों को मीडिया के सामने लाने का मकसद बताया। 26 लड़कियों के द्वारा आप कौन सा संदेश, कौन सा मैसेज देना चाहते हैं देश के लोगों को? हम चाहते थे कि इनकी जिंदगियों में ये जो एक इतना बड़ा बुरा फेज आया है, उस फेज के बाद उनकी जिंदगियां एक मुकाम पे पहुंचे। हम चाहते हैं कि आज उनके पास रहने को घर भी नहीं है, उन्होंने एक आश्रम बनाने की शुरुआत की है। अगर ये फिल्म अच्छी चलती है तो हम उस आश्रम में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लड़कियां एक सुरक्षित और एक बहुत ही अच्छा जीवन जिए। देश से ये अपील करना चाहते हैं कि आर्षा विद्या समाजम जो संस्था है, उनको इस आश्रम को बिल्ड करने के लिए जो आपको ठीक लगे वो डोनेशन दीजिए। वहीं फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर दायर की गई अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिस इज द ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तो आज की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको विस्तार से बता दी, लेकिन फिट इंडिया है तो फिट रहना भी जरूरी है, इसलिए चलिए आगे आपको बताते हैं कि कैसे आप रह सकते हैं बिल्कुल फिट। जी हाँ, क्योंकि सोनम जो हमारी सहयोगी है वो योगिनी है, वो हमें बता रही थी जब मैं उनसे मिली थी कि बैक पेन को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को रहती है, तो योग के जरिए आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं, जरा देखिए। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन के इस बेहद खास सेगमेंट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज हम एक नई प्रॉब्लम के बारे में और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ सोनम मौजूद होगी जो आज हमें बैक पेन के बारे में और उसको सॉल्व कैसे करें उस बारे में बताएंगी। थैंक यू दीपिका। देखिए, आजकल लोअर बैक पेन एक आम समस्या बन गई है। दीपिका, आपको कभी महसूस होता है अपने लोअर बैक पेन में? होता है, अगर आप बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहें या ज्यादा देर तक एक पोस्चर में बैठे तो प्रॉब्लम होती है। और आजकल ये भी गया है, लोग करने लग गए हैं वर्क फ्रॉम होम, जिसमें वो किसी भी बैड पोस्चर में बैठे रहते हैं और घंटों वैसे ही काम करते हैं। अगर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे ही देख रहे हैं, अगर किसी पोजीशन पे बैठकर टीवी देख रहे हैं तो ऐसे ही देख रहे हैं। हम भी उन्हीं में से एक हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक्सरसाइज ना करना एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और आपके स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाती। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम से आप निजात पाएं और एक्सरसाइज जरूर करें। और फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन के इस बेहद खास सेगमेंट खास अपने व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग जानेंगे हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में। अगर आप शुरुआत भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से सोनम आपको वेल ट्रेन कर देंगी। दीपिका, देखिए, आज हम लोग काफी आसान योग करने वाले हैं, क्योंकि लोअर बैक पेन उम्र बढ़ने से भी होता है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं बनाते, सिंपल आसन करते हैं। ठीक है, तो चलिए दीपिका शुरू करते हैं। चलिए सीधे खड़े हो जाइए, अपने दोनों पैरों को पास में लेकर आ जाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और आप अपने हाथों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को ऊपर खींचें। आप कोशिश करें सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर लेकर आए और ज़मीन से आपको पैरेलल रहना है, कुछ इस तरह।
मैं ठीक कर रही हूँ सोनम? बिल्कुल। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके घुटने ना मुड़े और आप अपने हाथों से अपने स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे खींचें और अपने निचले शरीर को पीछे खींचें। आप कम से कम 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें और सांसों को मत रोकें। दीपिका, सांसों को आपको सामान्य रखना है। बिल्कुल। अब सांस लेते हुए वापस आ जाएं, घुटनों को बिना मोड़े, और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे ले आएं। चलिए, इस आसन में आपका कोर मजबूत होगा, आपका स्पाइन मजबूत होगा, साथ ही साथ आपका अगर डीजनरेशन हो रहा है डिस्क का, वो उसमें भी गैप आएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कॉमन डिजीज़ हो चुकी है जिस बारे में हम आपको बता रहे हैं और साथ ही उसके सोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है कि आप हमारे साथ योग ज़रूर करें। सोनम, नेक्स्ट। तो अब हम दीपिका को कभी छोड़ेंगे नहीं, हम एक बार और रिपीट करेंगे। चलिए दीपिका, आप मुझे बताइएगा मैं सही कर रही हूँ। बिल्कुल। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं और दीपिका ध्यान रखिए कि आप अपने हाथों को इंटरलॉक कर लें, अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर खींचे। जब आपका शरीर तना और खिंचा हुआ होगा उस समय आपको अपना शरीर आगे की तरफ लेकर आना है। चलिए आइए। देखिए दीपिका फर्स्ट टाइम में भी इतना अच्छा आसन कर रही हैं। दीपिका वेरी गुड। आप कोशिश करिए कि आपके कान और हाथ एक लाइन में हो जाएं। अपने शरीर को इस तरह रखिए। देखिए इस पोजीशन में आपका कोर भी स्ट्रांग होगा, आपका स्पाइन भी स्ट्रांग होगा, और अगर आपको डीजनरेशन हो रहा है आपके डिस्क में, उसमें गैप भी बनेगा। दीपिका सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाइए और अपने हाथों को लेकर आ जाइए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसको रोज़ आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। और इस आसन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस आसना को रोक कर रखिए। ज़्यादा रिपीटेशन करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इसको रोक कर रखना इम्पॉर्टेंट है। तो आप 10 सेकंड कंफर्टेबल थे? बिल्कुल कंफर्टेबल थे। और आप अपना कंफर्ट जोन देखें, आप कब तक कर सकते हैं, आपकी बॉडी की क्षमता क्या है, उस हिसाब से ही आप योग करें। हम दूसरे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम टेबल टॉप पोस्चर पे आते हैं। अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आ जाइए, अपने शरीर को सहारा दें और इस तरह आ जाए। इसमें आपको अपने स्पाइन को सीधा रखना है ताकि आपको बैलेंसिंग करने में आसान हो, और राइट पैर को पीछे की तरफ खींचें। अगर आपसे बन पाए तो आप अपने लेफ्ट हाथ को भी सामने लेकर जाइए। ध्यान रहे वेरी टफ सोना। इस आसन में सबसे जरूरी है अपने शरीर का बैलेंस यानी संतुलन बनाए रखना, और बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब योगा में भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर कर पाएँ तो ज़रूर करें, रिस्क ना लें। तो दीपिका योग हमारे शरीर में ताकि साथ ही साथ लाइफ में भी बैलेंस लेकर आएगा। बिल्कुल। चलिए लेफ्ट हाथ नीचे रख दीजिए और राइट पैर को नीचे रखिए। ठीक इसी तरह हम दूसरी तरफ से आसन करेंगे। अब लेफ्ट पैर पीछे खींच लीजिए और राइट हाथ को सामने खींचें, और कम से कम 10 सेकेंड इसी आसन में बने रहें, सांसों को बिना रोकें। आपको इस बार ज्यादा संतुलित या बैलेंस महसूस हो रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिस हो रही है, धीरे धीरे सीख रही हूँ। राइट हाथ को वापस लेकर आइए और लेफ्ट पैर को नीचे लाइए और वापस आ जाइए। तो जैसे आपको पता ही है दीपिका हमें वापस ये आसन करके दिखाएंगे और हम आपको बैलेंस करना भी सिखाएंगे। चलिए। बिल्कुल। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और आप लोग भी अगर मेरी तरह पहली बार कर रहे हैं तो घबराएं ना। तो देखिए इसमें बैलेंस यानी संतुलन बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, आपको बता देते हैं। तो दीपिका टेबल टॉप पोस्चर पे आ जाइए, अपने राइट पैर को पीछे लेकर जाएं। इसमें बैलेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके घुटने ना मुड़े और आपके पंजे तने हुए रहें इस तरह, और आपका कोर मसल्स यानी पेट के मसल टाइट रहें। अगर आपसे बैलेंस बने तो अपना मोस्टली वजन आप इस हाथ पर डालिए ताकि ये हाथ हल्का हो जाए और इससे बैलेंस बन पाए। अब इस समय आपको शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे और पीछे की तरफ खींचना है, पैर पीछे और हाथ आगे। देखिए दीपिका कितने अच्छे से आसन कर रहे हैं। अब वापस आ जाइए। आप ठीक इसी तरह दूसरी तरफ से आसन करते हैं। तो दीपिका आपको याद रहेगा, घुटने सीधे, पैर के पंजे तने हुए और हाथ सीधे। ज़्यादा से ज़्यादा हाथ और पैर को आपको दूर एक दूसरे से खींचना है और मसल्स को टाइट रखना है और सामने की तरफ देखना है। दीपिका का बैलेंस अच्छा हो गया, ये अच्छी बात है दीपिका। आप वापस आ जाइए और आपको रोजाना 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है। तो 2 से 3 बार आप लोग अपने परिवार वालों के साथ मिल करके ये शो देखते देखते हमारे साथ ही ये शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर रोज हम आपकी हर एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। तो चलिए तीसरा आसन शुरू करते हैं। ये कि बहुत ही बेचूक आसना है, इसको बोलते हैं सेतुबंद आसना यानी ब्रिज पोज। तो शरीर ब्रिज के फॉर्म में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इजी भी बता दो सोना। ये काफी आसान है, आम आदमी भी कर सके जरा। अपने दोनों पैरों को सामने लेकर आइए। तो चलिए पीठ के सहारे अपने योगा मैट पे लेट जाएं। आप अपने पंजों को आप पीछे खींच लीजिए इस तरह, बिल्कुल। अब आपसे बन पाए तो आपको अपने शरीर के बीच के भाग को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना है। इस समय आपका सारा वजन आपके कंधों पर आ जाएगा। और अगर आपसे दीपिका बन पाए अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए,
अपने कंधों को अंदर की तरफ रोल कीजिए और अपने शरीर और ऊपर उठाइए। कम से कम 10 या 15 सेकंड या आपकी क्षमता के अनुसार रहें और धीरे धीरे हाथ खोलते हुए वापस आ जाए। अपने पैरों को सीधा कर लें और हाथों का सहारा लेते हुए वापस आ जाए। देखिए, इस आसन में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा उठाना है और ये आसन आपके स्पाइन के लिए बेहद लाभदार है, ताकि क्योंकि आपका स्पाइन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींचा रहता है, तो इसमें आपकी मांसपेशियों में मजबूती बनती है और आपके स्पाइन भी हेल्दी रहेगा। बिल्कुल, अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, फिट रहना है, तो हमारे साथ सोनम के साथ मिलकर के योग ज़रूर करें। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन के खास सेगमेंट में हर दिन हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे, हर बीमारी का इलाज हम आपके लिए लेकर आएंगे। बस शर्त यह है कि आपको भी हमारे साथ मिल करके हर दिन एक नया योग सीखना है। धीरे धीरे ही सही, स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी योग सीखेंगे और आप भी एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।